हाँ बताते हैं, आज भी बताएंगे क्योंकि आर्गुमेंट जब दोनों का साक्ष्य पूरा हो जाता है, किसका, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, तो आर्गुमेंट करते हैं। आर्गुमेंट के लिए जो आपका प्रोविजन है वो इसमें करते क्या है कि जो भी होती है पहले मौखिक बहस होती है, ओरल आर्गुमेंट होता है। और जब ओरल आर्गुमेंट होता है तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन रहता है कि आप आर्गुमेंट ओरल स्टार्ट करने से पहले आप एक मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट आप दे सकते हैं, वो रिटन में होता है। हमने एक रिटन स्टेटमेंट की चर्चा की थी और अभी हम मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? आर्गुमेंट भी तो वो भी देगा ना, आर्गुमेंट कौन करेगा? दोनों करेंगे ना। आर्गुमेंट कौन करेगा? जिस वक्त आपका प्रोसिक्यूशन अपना आर्गुमेंट समअप करता है, समअप करने के बाद उसको इजाज़त नहीं है, सेशन ट्रायल की बात कर रहे हैं, जिस वक्त उसको इजाज़त नहीं है कि उसके बाद वो, जैसे समअप का मतलब ही हुआ कि आपने अपनी बात जितनी कहनी थी वो कह डाली, अब हम आपको बार बार अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन तब एक चीज़ है कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ उठ गया है, यानी एक्यूज ने अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ उठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में फिर कोर्ट की परमिशन से उस पर स्पष्टीकरण देगा। अब आप पूछेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है? क्या होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ? कोई फैक्ट है, उस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। जैसे आप जो कुछ भी फैक्ट दे रहे हैं, आपके पास जितने भी एविडेंसेस है वो क्या एक तरह के फैक्ट हैं, और वो सब फैक्ट पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा उसके कंसर्निंग अगर कोई डिस्प्यूट उठ गया, मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जिसमें ये बात उठनी है कि एक्यूज ने प्ली नहीं लिया है जनरल एक्सेप्शन का, तो क्या उसको जनरल एक्सेप्शन दिया जाए कि नहीं प्ली? आप जानते हैं जनरल रूल क्या है 115 का, कि जो जनरल एक्सेप्शन का प्ली रहता है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहता है। उसने प्ली नहीं लिया, तो अब क्या है कि क्या उसको ऐसी स्थिति में जनरल एक्सेप्शन का हम जो बेनिफिट है वो उसको अलाउ करें? तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। और जब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ उठेगा तो नेचुरली जो भी आपका प्रेसिडेंट्स हैं, जो भी उससे पहले निर्णय आ चुके, उसमें क्या है कि अगर नहीं भी उठाता है तो कोर्ट के ऊपर ये है कि उसके जनरल एक्सेप्शन को हम अलाउ करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसका डिसाइड करेगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ उठते हैं तो वैसी स्थिति में फिर जो आपका प्रोसिक्यूशन है वो उसकी कंसर्निंग स्पष्टीकरण दे सकता है, वो भी न्यायालय के परमिशन से। ऐसे नहीं देगा, क्योंकि एक बार जब वो समअप कर लिया तो कर लिया, और जब वो समअप कर लेता है उसके बाद फिर आपका जो डिफेंस काउंसिल है वो आर्गुमेंट करता है, और जब वो आर्गुमेंट कर लेता है तो फिर इस पर हम देखेंगे दोनों की बहस की सुनने के बाद क्या निर्णय है। यही जो है आपका 314, इसके कंसर्निंग है कि जिस वक्त आप आर्गुमेंट मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट देते हैं तो उसको तुरंत आपको एक कॉपी देनी होती है अपोजिट पार्टी को, यानी जो भी दे सकता है, प्रोसिक्यूशन देगा, डिफेंस दे, दोनों के आंसर जो भी देता है वो अपोजिट पार्टी को देगा। और इसके कंसर्निंग जब तक आपका एडजॉर्नमेंट, यानी जानते हैं स्थगन, मान ली हमने ये प्ले लिया कि हमें रिटर्न में समय चाहिए, कुछ वक्त चाहिए ताकि हम अपना रिटर्न वो आपको मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट दे सकें, तो वैसे स्थिति में कोर्ट ये डिसाइड करेगी, उसके सुटेबल पे है कि वो चाहे तो उसके लिए मामला एडजेंट कर दे और आगे डेट पे दे दे, अदरवाइज फिर ये भी स्थिति हो सकती है कि आप बड़े अनर्गल प्रश्न उठाए जा रहे हैं और बहस किए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, तो वैसे स्थिति में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसे क्वेश्चंस को अरेंज कर सकती है और आपके पूरे मामले को कंडक्ट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट किसकी है? कोर्ट किसकी है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। आप लोगों ने मूवी अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जब वो जोली एलएलबी की बात कर रहे हैं, जब वो ऐसी स्थिति उठा रहा है तो वो जज क्या कहता है कि मेरा कोर्ट है, मुझे फैसला करना है, और इस स्थिति में वो अलाउ कर दिया है बिना उसके नोटिस को। तो ये ऐसी स्थिति में, वो भी आप जानते हैं 165 के तहत जो हम लोग एविडेंस एक्ट देखते हैं, किसी से कोई प्रश्न पूछ सकता है, रेलिवेंट हो इररेलेवेंट हो, उससे कोई उसको मतलब नहीं है, कभी भी बिना चेतावनी के प्रश्न पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें यहाँ 314 प्रत्येक आर्गुमेंट में लागू हो जाएगी। इस 314 के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, आपका
मेमोरेंडम ऑफ और रिटर्न स्टेटमेंट क्या था? कहां से आया था वो? जस्ट इससे एक पहले से आया था। तो इसी तरह का जब हम 5 देखेंगे सबसेक्शन 5, हाँ, जिस वक्त एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कर रहे हैं उस वक्त की बात कर रहे हैं, उस वक्त वो चाहे तो वो रिटन स्टेटमेंट लिख दे सकता है। और ये रिटन स्टेटमेंट जब भी देगा कोर्ट को इसको फाइल करना पड़ेगा और ये रिकॉर्ड का एक पार्ट होगा। कोई क्वेश्चन है? समझ गए? क्या समझ में नहीं आ रहा था बताइए। वो इसी में हो रहा है सब कुछ। एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन देखिए, अच्छा हम समझ गए, आप क्या नहीं समझे। एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है? तो ऐसे मामले में जिसमें एक्यूज्ड को लाया गया है या वो खुद आया है, हमने क्या कहा था जिस वक्त हम लोग सेशन ट्रायल देख रहे थे कि सारा प्रोसिक्यूशन का कंडक्ट कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या करके कहता है? चार्ज बताता है, उसके बाद वो बताता है। और हमने कब कहा था कि ये इसकी स्थिति कब आएगी एक्यूज्ड की? कहाँ आ रहा था? और 232 से पहले नहीं उसको कुछ चीज था। जिस वक्त हम उसको एक्विट नहीं कर रहे थे तब तक स्थिति 313 नहीं हो रही थी। हमने कहा था कि यहीं अलर्ट रहेगा क्योंकि कुछ चेंजेस आ जाएंगे फिर जिस वक्त मजिस्ट्रेट के यहाँ चलेगा। तो जिस वक्त वो स्टार्ट कर दिया अपने विटनेस को बुलाएगा। विटनेस जब स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे? अपनी बात करेंगे। तो एग्जामिनेशन चीफ वही है। अब वहां क्रॉस एग्जामिनेशन का उसको उस वक्त नहीं था मौका। हमने कहा था कि जब वो प्रतिरक्षा करेगा, अपना जब एविडेंस दे देगा, उसके बाद जब बहस होगी तब स्थिति में जाके वो उठेगा। वो स्थिति थी सेशन ट्रायल की। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें स्थिति बदल जाएगी। आइए, देखिए, आप लोग को जो कुछ भी डिस्कस हो रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसके कंसर्निंग चैप्टर पे आपको याद रहना चाहिए। आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि ये किस चैप्टर में है, तो बहुत नज़दीक में रहता है तो आपके लिए कंफ्यूजन हो सकती है। कई बार पढ़ा हुआ चीज़ आपको सेक्शन याद रखता है, चैप्टर आपसे मिस कर जाएगा। तो ये चीज़ कोशिश कीजिए। बहुत तो पढ़ना नहीं है। कितने चैप्टर हैं टोटल? 37। कितने हैं? हाँ, 37 है ना। 33 तक तो हम लोग बेल ही देख रहे थे। इसकी हेडिंग को देखिए, क्या कहता है? मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। मेरे ख्याल से अब कोई आ गया है, वो दरवाजा लगा दे ठंड की वजह से। कौन? और एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सेशन ट्रायल में इस तरह की बातें नहीं लिखी हुई थी। सेशन ट्रायल में क्या लिखा था? ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, इतनी लिखा था ना। और यहां क्या लिख रहा है? मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। पहली स्थिति यह है कि ट्रायल कौन कर रहा है? मजिस्ट्रेट। किन मामलों का? वारंट मामलों का। मजिस्ट्रेट हमें कहां से मिलेगा? सेक्शन वारंट मामला कहां मिलेगा? बिना किताब देखे बताइए। हाँ,
2, वेरी गुड, 2, हाँ x, 2x से x से पहले क्या होता है? आसान सवाल पूछते हैं तो कहते हैं W होता है, WXYZ होता है ना जी, तो W होता है, तो यहां समान मामला है। दोनों में से अधिक खतरनाक कौन है? वारंट। तो हम क्लास में लोगों को जब भूल जाता था तो उसको ऐसे बना के सिखाते थे। ये क्या है? हाँ, तो इससे आप भूलेंगे नहीं कि वो है कहाँ एक्चुअली 2x। एक डेंजर का साइन देखे हैं ना आप लोग, जहाँ वो बिजली का बोर्ड लगा रहता है। क्या है वारंट मामला? परिभाषा क्या कहती है? जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष उससे अधिक के पनिशमेंट का प्रावधान है, वो वारंट मामला है। और समन मामला, जो वारंट मामला नहीं है, तो किसी अपराध से संबंधित है बट वारंट मामला नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि मजिस्ट्रेट वारंट केस का ट्रायल करेगा चैप्टर 19 के तहत। सेशन कोर्ट में वारंट मामलों का ट्रायल होता है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड, वो तो है ही। इसके अलावा जो मामला कमिट किया जाता है उसके कंसर्निंग 193, 209 जो कुछ भी है, जब आप कमिट करते हैं तो उसके कंसर्निंग, क्योंकि हमने कहा था कि 2 ही मामले में होगा ना, इस कोड के तहत 2 ही मामले में। बाकी जगह अगर कोई स्पेशल एक्ट है जिसमें कोई मामला एक्सक्लूसिवली सेशन कोर्ट ही ट्रायल करेगी या डिस्ट्रिक्ट जज ही ट्रायल करेंगे, तो वैसे स्थिति में वहाँ उसका प्रोसीजर भी दिया रहता है। हम इस कोड की बात करेंगे। इस कोड के कहता है 2 ही चीज़ में होता है, एक तो आपका जो मामला कमिट करके जाता है सेशन में, या दूसरा डिफेमेशन। डिफेमेशन भी कौन सा? ये आपको दोनों बात बोलनी होगी। डिफेमेशन मतलब ये नहीं कि जनरल पब्लिक का डिफेमेशन, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, पब्लिक सर्वेंट और मंत्री, इनका डिफेमेशन हुआ। तो क्या सेशन ट्रायल में वारंट मामलों का ट्रायल होता है कि नहीं? क्योंकि देखिए, जिस वक्त हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं वारंट केसेस का, वो तो कुछ और खास नहीं बता रहा है, वो पनिशमेंट का एक रेंज बता रहा है। और उस पनिशमेंट के रेंज को अगर सेशन ट्रायल कर रहा है, वहाँ भी वारंट मामलों का ट्रायल होता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा कि वहाँ अगर नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ वारंट मामलों का ट्रायल नहीं होता है, वहाँ भी होता है। क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन है कि किसको कहेंगे वारंट मामला, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेगा। जो केस डिफेमेशन पे आधारित होता है उसकी प्रोसीजर क्या है? 192 की प्रोसीजर क्या है? महाधिवक्ता कहां से आ गया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात हो रही है, महाधिवक्ता कहां से आ गया? एडवोकेट जनरल की बात नहीं है, अटॉर्नी जनरल की बात नहीं है। देखिए, यही सब छोटी छोटी बातें आपको मतलब गड़बड़ कर देंगी, सारी चीजें काट देंगी, एक नंबर नहीं देगा वो।
क्योंकि महाधिवक्ता की चर्चा ही नहीं हो रही है यहाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्योंकि फिर से याद कीजिए 225 कौन कंडक्ट करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेगा। सेशन ट्रायल जब भी होगा सारा मामला पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेगा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट कर रहा है, कैसे कंडक्ट करेगा? रिटन कंप्लेंट देगा। वेरी गुड। तो रिटन कंप्लेंट देगा, और हमने क्या कहा था कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? और सब प्रक्रिया अपनाने के बाद देखिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ, फिर चर्चा इसको स्पष्ट हो जाएगा। इतना तो समझ गए कि मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, और मजिस्ट्रेट के अंतर्गत फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट है ना, उसके एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए शेड्यूल में, जहाँ कोई भी मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है उसके अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात होती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं आता है। शेड्यूल 1 के एक्सप्लेनेशन में है। हम लोग चर्चा किए थे फर्स्ट दिन। आइए अब मजिस्ट्रेट को जब आप याद कर रहे हैं तो याद कीजिए ये क्या हो रहा था, मजिस्ट्रेट तक मामला पहुंचा कैसे था, रिकॉल कीजिए। मजिस्ट्रेट तक मामला पहुंचा था क्योंकि हमने क्या कहा था चैप्टर 14 में, क्या है? कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। तो उसमें फर्स्ट क्या था, मजिस्ट्रेट को क्या करना था? कॉग्निजेंस लेना था। बिना कॉग्निजेंस के प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। कॉग्निजेंस का ग्राउंड क्या क्या था? फर्स्ट कंप्लेंट, सेकेंड पुलिस रिपोर्ट, थर्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसके द्वारा? अदर देन पुलिस। और अगर फोर्थ आप बनाते हैं तो ये खुद मजिस्ट्रेट के, उसकी अपनी सूचना पे। मजिस्ट्रेट एक इंफॉर्मेशन जो अदर देन पुलिस के द्वारा मिल रही है, एक इंफॉर्मेशन जो मजिस्ट्रेट को खुद मिली है। ये कैसे मिल सकती है? इसको या तो खुद देखा हो, किसी ने टेलीफोन कर दिया हो, किसी ने लेटर डाल दिया हो, कहीं पेपर में पढ़ लिया हो, ये सभी चीज़ें इसको ऑथराइज्ड करती है, किसके आधार पे वो कॉग्निजेंस ले सकता है। इसके दो पार्ट हैं। जिस वक्त हम लोग ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, हम लोग कहाँ ख़त्म किए थे? 237, तो 238 टू 250। और जिस वक्त हम लोग इसको देखेंगे तो इसके एक में ए है, अदर वन बी है। ए में क्या कहता है? पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला। मजिस्ट्रेट वैसे मामलों पे जो पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित है। एक मामला ये निकला। और जब बी देखेंगे तो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार, भिन्न का मतलब अदर देन पुलिस रिपोर्ट। तो अदर देन पुलिस रिपोर्ट में क्या आ गया? कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और मजिस्ट्रेट, ये तीनों उसमें शामिल हो गए। आप पांचवा शामिल कर सकते हैं यहाँ। हम यहाँ इसलिए समझाने के लिए कॉग्निजेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इसके समझाने के लिए कर रहे हैं कि जब वो पीपी आपका क्या कर रहा है, अंडर सेक्शन 237 ना, 237 का 2, सॉरी 237 ही है, जिसमें 199 2 के तहत किया जाता है।
यानी आज की तारीख में अगर हम आपसे पूछें कि जिस वक्त डिफेमेशन हो रहा है किसी राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मंत्री या पब्लिक सर्वेंट का, तो कौन सी प्रोसीजर अपनाई जाएगी? वो तो है 244 टू 250, जो भी आप कहिए, जो कि ख़त्म कहाँ हो रहा है वो 250। पुलिस रिपोर्ट आके आ जा रही है आपको 238 टू 243 प्लस आपको 248 250 खाली 248 और 50, क्योंकि बीच में कंप्लेंट वाली बात आ जाती है। और बाकी के कंसर्निंग टू 244 टू 250। यहाँ तक क्लियर है? बताइए मेरे सवाल का जवाब। जिस वक्त डिफेमेशन हुआ है 199(2) के तहत कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? अदर देन पुलिस रिपोर्ट। अदर देन पुलिस रिपोर्ट यानी कि 244 से लेके जो प्रोसीजर स्टार्ट होगी वो 250 तक चलेगी। एडिशनल हम लोगों ने देखा था बाकी चीज़ें, जिसमें हमें उसको विटनेस बनाना मतलब कंपलसरी था। जिनका डिफेमेशन हुआ है बंद कमरे में करेंगे वो सब चीज़ें। डिफेमेशन अगर प्रूफ नहीं हो सका तो जो चीज़ें हैं आप अगर उनको कंपनसेट करने के लिए कहते हैं। कितना था मैक्सिमम अमाउंट? 1000 मैक्सिमम अमाउंट थी। और फिर कब देगा वो? 1000 रुपया देने की बात कब उठी थी? हाँ, जब अपील का समय समाप्त हो जाएगा या फिर अपील में उसी चीज़ को कंफर्म कर दिया तब बस इस तरह। ये सब चीज़ दिमाग में रखिए क्योंकि अब यहाँ कुछ कुछ वेरिएशन आएगी। आइए फर्स्ट देखते हैं पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला। पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित मामला। पुलिस रिपोर्ट तक मामला पहुंचा कैसे था? सबसे फर्स्ट स्टेज आपने 154 या उसके प्रोविजन के तहत FIR लॉन्च किया था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान 161 वो होगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुजरी होगी मामला। उसके बाद आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आपने पुलिस रिपोर्ट भेजी थी। यही पुलिस रिपोर्ट है। क्योंकि डिफिनेशन क्या कहती है पुलिस रिपोर्ट की? 2R में इसकी डिफिनेशन है पुलिस रिपोर्ट क्या है? जो सेक्शन 273 सब सेक्शन 2 के तहत भेजी गई पुलिस द्वारा रिपोर्ट है। 273 में सिर्फ 2 ही नहीं है, सॉरी 173 में सिर्फ 2 ही नहीं है। कितना है? 8 प्रोविजंस है। और पुलिस क्या करती थी 173(6) में? यस, कि मजिस्ट्रेट को ये निर्देश दे देती कि कृपया इसको पब्लिश न किया जाए। ये चीज़ें और उसके पास और भी तो कुछ आया होगा, कुछ मटेरियल एविडेंस, कुछ वस्तुएं, कुछ चीज़ें बरामद हुई होंगी। ये सब के सब जिस हाँ एडिशनल जो भी आपका मटेरियल एविडेंस, इन सबको साथ किसको कहाँ भेजना था? मजिस्ट्रेट को भेज देना था। कहाँ है प्रोविजन? ये सेक्शन 207 एक मिनट के लिए देखिए और देखिए उसमें क्या क्या चीज़ भेजी जा रही है।
और अगर बीच में किसी का 164 का बयान हुआ है तो वो भी। क्या सर? 165 का मेडिकल रिपोर्ट, 165 में तो तलाशी ले रहा था वो, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ से आया था? 164 अब उस तरह का कंसर्निंग कुछ चीजें हुए तो हमने कहा ना 164 ए में किसका था? जो रेप विक्टिम था उसकी कंसर्निंग उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी। क्योंकि इसमें और भी है ना 164(5) के और भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसके कंसर्निंग भी 173(5) देखिए, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम भेज रहे हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आपने एफआईआर लॉन्च किया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, पुलिस रिपोर्ट दे दी। पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेने के लिए मजिस्ट्रेट बाउंड है या नहीं? अगर पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस नहीं लेगा तो क्या करेगा? कहेगा कि कंप्लेंट कीजिए। ये क्या था? फाइनल रिपोर्ट, ये भी तो पुलिस की रिपोर्ट है, इसके लिए कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। ये भी जाएगी आपके 173(2) के तहत ही। फल कितना रहेगा? किसने कह दिया कि कोई एविडेंस नहीं मिला? जब से तो फाइनल रिपोर्ट हो गई। अब पुलिस के सामने दो तरह की, सॉरी मजिस्ट्रेट के सामने दो तरह की रिपोर्ट है, एक वो है जो फाइनल रिपोर्ट, एक वो है जिसमें काल बन रहा है। कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट किसमें लेने के लिए बाउंड है? अच्छा कंफ्यूज हो रहे हैं तो बताइए, कंप्लेंट पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड है कि नहीं? और कैसे लगेगा उसको? फर्स्ट टाइम जुडिशियल रिमांड अप्लाई कर लिया तो कॉग्निजेंस ले लिया ना, तो लगेगा कैसे उसको? और वो कैसे जज करेगा? देखिए आप लोग कुछ बेसिक चीजें आप लोग जानते हैं, बस खाली स्लिप कर रही है, आप सब जानते हैं ना। तो बिफोर कॉग्निजेंस ना आफ्टर कॉग्निजेंस दोनों उसके पास ऑप्शंस था। बिफोर कॉग्निजेंस किस सेक्शन में? 193, जिसमें 156(3) के तहत करता है वो बिफोर कॉग्निजेंस। एंड आफ्टर कॉग्निजेंस, वेरी गुड, शाबाश, 202 के तहत जो वो भेजता है। ये दोनों स्थिति में वो अपने आप को जज कर रहा है कि इसमें में फैक्ट बनता है कि नहीं, इसमें मामला बनता है कि नहीं। पुलिस रिपोर्ट दो तरीके की आई है, एक वो जिसमें फाइनल रिपोर्ट है और एक वो जिसमें पुलिस ने बताया है, उसको प्रतीत होता है। हमने क्या कहा था 173(2) का जब डी देखिएगा तो उसमें पुलिस को लगती है कि इस तरह के चार्जेस बनते हैं, तो प्रतीत होता है तो उन चार्जेस को वो जस्ट सजेस्ट करता है, क्योंकि फाइनली चार्ज कौन फ्रेम करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा, पुलिस नहीं। वो सजेस्टिव चार्जेस रहते हैं कि ये चीज़ें हैं, इसके तहत ये मामला बन रहा है। हमने कहा कि कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग खाली करें। फर्स्ट स्टेज क्या था जब क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाते हैं? तो इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड स्टेज क्या था? वही इंक्वायरी स्टेज में वो देखता है कि मामला बन रहा है कि नहीं। इंक्वायरी स्टेज में वो करने के लिए क्या कहता है? जो भी कंप्लेनेंट है उसका एग्जामिन करता है वो। तो ये कंप्लेंट के मामले में ना एफआईआर की कंसर्निंग क्या करेगा वो? एफआईआर के पास जब ऐसी स्थिति बनती है कि 169 है, पुलिस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदेश दे सकता है कि आप फिर से कीजिए, क्योंकि मामला नहीं बन रहा है, ऐसा हम कैसे मान लें? क्योंकि ऐसी स्थिति में किस चीज़ पे वो ध्यान अपना लगाता है?
याद कीजिए कुछ चीजें। कंप्लेंट कहाँ आ गया यहाँ, फिर कंफ्यूज करें, कंप्लेंट यहाँ कहाँ से आ गया? यस, पुलिस डायरी को हमने क्या कहा था कि पुलिस डायरी एविडेंस नहीं है। हाँ, किस से? अपना हेल्प लेने के लिए। और पुलिस डायरी में अगर कुछ कुछ ऐसी प्रविष्टियाँ एंट्रीज नज़र आती हैं जो इसके इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट से मैच नहीं करती हैं, तो कहता है फिर से इन्वेस्टिगेशन करो। आधार बन जाता है उसके पास। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेटरी वो कहते रहता है कि करते रहो, ये नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो निश्चित रूप से जिस वक्त आपका अब ऐसी स्थिति बन गई कि मामला बन रहा है, हम इसकी बात करें जहां मामला बन रहा है, क्योंकि अब हम ट्रायल के स्टेज में जा रहे हैं। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, मजिस्ट्रेट को भेज दी, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस का जो ग्राउंड था आप देख चुके थे, वो उसमें पुलिस रिपोर्ट भी थी। कंफ्यूज नहीं कहिएगा, एफआईआर पे कॉग्निजेंस नहीं लेता है, पुलिस रिपोर्ट पे लेता है, और दोनों में अंतर है। एफआईआर फर्स्ट स्टेज है और पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन का लास्ट क्यों बोल दिए, जबकि 173 का 8 बचा हुआ है। अब जब पुलिस रिपोर्ट के आधार पे कॉग्निजेंस लिया तो ट्रायल कैसे करेगा, उसी के कंसर्निंग हमारा ये जो चैप्टर 19 है उसमें हम लोग जो देख रहे हैं 238। देखिए सेक्शन 238 क्या कह रहा है, 207 का कॉम्प्लायंस हुआ है कि नहीं। वो व्यक्ति जो एक्यूज्ड है मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है। उपस्थित कब होगा? जब वो बेल पे है। और लाया कब जाएगा? जब वो अरेस्ट है। जब वो बेल पे है तो उसको एक समन इशू होती है कि पर्टिकुलर डेट पे आप वहां उपस्थित होइए। तो दोनों स्थिति में जब ये लाया जाता है एक्यूज्ड, तो वहां फर्स्ट मजिस्ट्रेट अपने आप को इस बात से सेटिस्फाइड करेगा कि सेक्शन 207 का कॉम्प्लायंस हुआ है कि नहीं। और जिस वक्त सेक्शन 207 देखते हैं हमने क्या देखा है, ये सारी चीजें उसको निःशुल्क देनी है एक्यूज्ड को। उसमें आपका एफआईआर भी है, पुलिस रिपोर्ट की भी है, 161 का बयान है, 164 का बयान है। उसने वो जो कह रखा था कि कुछ चीजें नहीं दीजिएगा, उसके संदर्भ में क्या कहता है 207 का प्रोविजो। जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगेगा, इसीलिए वो कॉम्प्लायंस कर रहा है, क्योंकि आपने हमें निर्देश देके भेजा था कि पर्टिकुलर चीज नहीं देनी है। अब हम देना चाह रहे हैं, तो पहले एक बार इस बात से अपने आप को सेटिस्फाइड कर लें कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं कि नहीं, और अगर मिल चुके हैं तो हम आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे, नहीं मिले हैं तो हम दिलवाएंगे। सर्टिफाइड करने का क्या मतलब होता है कि अगर ये चीज़ें नहीं, क्यों, इस डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है एक्यूज्ड को? अपना डिफेंस तैयार करेगा ना, डिफेंस तैयार करना इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यानी जिस वक्त ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रायल कब से स्टार्ट होता है? जिस वक्त चार्ज फ्रेम होगा। ये प्री ट्रायल प्रोसेस है। जिस वक्त प्री ट्रायल प्रोसेस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको मिल गए, तो ये डॉक्यूमेंट्स अब किसके किसके पास है बताइए? प्रोसिक्यूशन के पास, डिफेंस के पास, मजिस्ट्रेट के पास, इन तीनों के पास यही डॉक्यूमेंट्स है। यानी अभी जब तक हम उसको अलाउ नहीं करते हैं, हमें सारा का सारा ध्यान इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे देके आगे कार्रवाई करनी है। दोनों मामले अलग अलग हैं, दोनों को ध्यान से सुनिएगा। वो जो वहाँ चल रहा था सेशन ट्रायल, वो डिफरेंट है। यहाँ जो दो पार्ट आ गया, एक तो वो जो पुलिस रिपोर्ट पे मामला है, दूसरा जो पुलिस रिपोर्ट से अलग हटके बाकी जो है उनका, इन सब का ट्रायल का प्रक्रिया अलग अलग है। जब उसका कंप्लायंस हो गया
तो वो अब क्या करेगा, देखेगा कि चार्ज झूठा है, सही है, क्या है। यहां इसके पास प्रोसिक्यूशन, इधर डिफेंस, यहां कोर्ट, तीनों के पास सेम डॉक्यूमेंट्स है। अब कोर्ट के पास जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए तो ये देखना चाहेगा कि कार्रवाई करने का कोई आधार है कि नहीं। कार्रवाई करने का आधार का क्या मतलब होता है, फिर से हम कर रहे हैं, इस स्टेज में उसको ये नहीं देखना है कि जो भी हमारे पास एविडेंस है उस पर ये कॉन्विक्ट हो सकता है कि नहीं, ये इस चीज़ को अभी नहीं देखेगा। क्योंकि कॉन्विक्शन के लिए अभी तक तो पुलिस ने अपनी काम की है ना, डिफेंस ने भी कहां कोई अपना एविडेंस दिया है, तो हम कॉन्विक्शन कैसे कर दें, आगे फर्दर कार्रवाई करने के लिए कोई आधार है कि नहीं, इस चीज को सिर्फ टेस्ट करेंगे। और उसके लिए हमारे पास क्या मटेरियल है, 207 के तहत जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सिर्फ वही, उसके आधार पे हम देखेंगे कि कार्रवाई करने का कोई आधार है कि नहीं। यानी ये तो हम देख रहे हैं, एक्यूज्ड को क्या करें, इसको क्या कहें, नहीं, यही अंतर है, यहां है, इसी अंतर को बताएंगे। यहां हम 313 भी करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। जबकि वहां नहीं था सेंट्रल में, जब तक कि 232 नहीं हो रहा था, जब तक इसको एक्विट नहीं कर रहे थे, डिस्चार्ज के स्टेज में वहां हमने उसको ये मौका नहीं दिया था। तो 39 का प्रोविजन क्या है, कब इसको हम डिस्चार्ज करेंगे, ये है ना। अब ये 313 में तो हम लोगों ने देख चुका था कि इसमें क्या करता है हम स्टेट, बिना किसी चेतावनी के उससे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, किसके संदर्भ में, इसके पास 207 के तहत जितना भी डॉक्यूमेंट्स है इसके कंसर्न पूछ सकता है कि इसके बारे में आपको क्या करना है, क्योंकि ये सारे साक्ष्य आपके अगेंस्ट में हैं, इसके कंसर्निंग आपको क्या करना है। लेकिन ये अभी डिस्चार्ज स्टेज में है, इसलिए इसको भी बहस करने के लिए नहीं देंगे। तब ये क्या करेगा, क्योंकि हमने कहा था कि 313 जब होता है तो उस वक्त उससे शपथ नहीं दिलाई जाती है एक्यूज से, इसके गलत आंसर पे या नहीं कुछ बोलने पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जबकि प्रिजम्पशन क्या है एविडेंस एक्ट का, जिस व्यक्ति से कोई प्रश्न किया जाए वो उसका उत्तर नहीं देता है तो यह माना जाएगा कि अगर वो उत्तर देता तो उसके अगेंस्ट में जाता, ये प्रिजम्पशन है। लेकिन हम इस तरह का कोई प्रिजम्पशन नहीं करेंगे। क्योंकि ये 313 में ही है कि अगर पहली कारण ये है तो उसको शपथ नहीं दिलवाए हैं, दिलवाने का प्रोविजन नहीं है। शपथ एक्यूज्ड को तब दिलवाते हैं जब वो खुद विटनेस बन के आता है, और विटनेस बन के कहाँ आएगा वो, देखिए आपसे कुछ प्रश्न कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है, एडीजे वालों से तो पूछता ही है। 315 का जो प्रोविजन है वो कहता है कि एक्यूज्ड व्यक्ति जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है।
अपने ऊपर लगाए गए साक्ष्य, अपने ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम या उसके साथ जो व्यक्ति है उसके ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम के संदर्भ में वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। जब विटनेस होगा तो जो रूल्स है विटनेस के कंसर्निंग वो सब के सब उस पर लागू हो जाएंगे। यानी कि विटनेस की एग्जामिनेशन के कंसर्निंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ओथ या अफर्मेशन दिलवाते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? ओथ और अफर्मेशन में यस वही है। जैसे ये भी तो हो सकता है कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक होते हैं। अगर नास्तिक आदमी को गीता, बाइबल, कुरान कुछ भी थमा दे, जिसको क्या फ़र्क पड़ता है? तो किसी चीज़ पे हाथ रख के झूठ बोल देगा, तो ईश्वर को मानता ही नहीं है, तो उसको एफर्मेशन दिलवाते हैं। बाकी जिन लोग मानते हैं उनको हम ओथ दिलवाते हैं। कहते हैं ना गीता के, चाहे जो भी जिस धर्म को मानने वाले हो, जिनका उनका पवित्र ग्रंथ है, उन पे हाथ दिलवाए कहते हैं कि हम जो कुछ भी बोलेंगे सच बोलेंगे। तो हमने 313 में उसको दिलवाया ही नहीं था, दिलवा भी नहीं सकते। लेकिन जब 315 की बात आएगी, और 300 की बात कब आएगी? जिस वक्त वो खुद विटनेस बन के आएगा। और विटनेस बनने के लिए हम उसको कॉम्पेल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके रिटन, उसके निवेदन पे ही हम उसको विटनेस बनाएंगे। मान लीजिए आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और किसी महिला ने आप पे कोई अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है, और उस ट्रेन में बोगी में सिर्फ आप ही दो व्यक्ति हैं, कोई अदर विटनेस तो है नहीं। आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप सही हैं, गलत हैं, क्या है? तो आप अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम के अगेंस्ट में एक कॉम्पिटेंट विटनेस है तो आप एक्यूज्ड, बट आप कॉम्पिटेंट विटनेस है। वैसे स्थिति में आप शपथ पे आपके डिफेंस में जो कुछ भी कहना है आप कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप नहीं विटनेस बनेंगे जब तक आप खुद उसको रिटेन में नहीं देते हैं। कोर्ट आपको नहीं बोलेगी, आप कोर्ट से निवेदन करेंगे कि हमको लेना है, वैसे स्थिति में। और अगर आप नहीं बनते हैं विटनेस, तो हमने ये भी व्यवस्था कर रखी है, ना तो प्रोसिक्यूशन को और ना ही कोर्ट को इस मामले में किसी तरह की टिक्का टिप्पणी करने की कि विटनेस क्यों नहीं बन रहा है। इस तरह का कोई प्रिजम्पशन नहीं। ठीक है, 313 में आप लोगों ने देख लिया क्या कर रहा था वो। यहाँ दो चीजें थी, भूलिएगा नहीं, एक में है और दूसरा सेल है। में कब है? किसी भी वक्त बिना किसी चेतावनी के अपने ऊपर लगाए गए इल्जामों के जो भी एविडेंस आया है उसके अगेंस्ट में, उसके संदर्भ में एक्सप्लेनेशन के कंसर्निंग पूछ सकता है कोर्ट। सेल कब है? जब वो पूछेगा ही पूछेगा, जब प्रोसिक्यूशन का विटनेस समाप्त हो गया है और डिफेंस का विटनेस स्टार्ट होने वाला है, वैसे स्थिति में उससे पूछना ही है। यहाँ क्या हुआ है? मैं है कि सेल है? फिर कंफ्यूजन, प्रोसिक्यूशन का विटनेस समाप्त हो गया। प्रोसिक्यूशन का विटनेस समाप्त होने पे न है, देखिए प्रोसिक्यूशन का विटनेस समाप्त हो जाएगा, डिफेंस का विटनेस स्टार्ट हो जाएगा, तब सेल है। अभी ये सिंपल इससे पूछ रहा है, क्योंकि जो 207 के तहत इसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके कंसर्निंग इससे स्पष्टीकरण पूछा है। बताइए क्या कहना है आपको, जो भी एविडेंस आपके अगेंस्ट में है ये क्या कहेगा। इसे तो अभी डिफेंस अलाउ नहीं दिया गया है, अभी तो ये डिफेंस कर भी नहीं सकता है क्योंकि उसका डिफेंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अधिक से अधिक एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे सकता है। आप जिस वक्त केस वगैरह का देखे होंगे वहाँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, वो प्रोविजन है 294 में। आप ऐसा कीजिए, जहाँ इसकी चर्चा हो रही है उसके कंसर्निंग जितने भी सेक्शन आ रहे हैं आप वहाँ लिखते जाइए बेयर एक्ट में। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दोनों ने प्रस्तुत किए हैं, तो दोनों पक्ष इतना ही सिर्फ कह सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के कंसर्निंग कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स गलत है, झूठा है, फैब्रिकेटेड है, ये डॉक्यूमेंट सही है।
यानी आप डॉक्यूमेंट्स के आप जेन्युइननेस को या उसके मतलब सही होने को चैलेंज कर सकते हैं इस स्टेज में, बस इतना ही है आपको, क्योंकि अभी हमने आपको डिफेंस के लिए अलाउ नहीं किया है। हमें तो देखते हैं कि आप डिस्चार्ज हो रहे हैं या फर्दर प्रोसीडिंग करनी है। क्लियर है? अब क्या हो गया, अब क्या सीन बन गया इस स्टेज में, 239 के स्टेज में? जो लिस्ट थी 207 के तहत वो है एक्यूज्ड का 313 का स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट? जो ओथ पे नहीं लिया गया है। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। अब ये दोनों पक्षों की थोड़ी देर सुनवाई कर रहा है। याद कीजिए सेशन ट्रायल में नहीं हो रहा था, ये यहां हो रहा है। जब ये चीज हो गई और उसके बाद मजिस्ट्रेट इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, बेसलेस है। निराधार कैसे? क्या मान लेगा कि कह देगा कि निराधार है? प्रोसिक्यूशन जो फैक्ट प्रूफ कर रहा है उसे वो चार्ज नहीं बन रहा है जो वो लगाना चाहता है, ये निराधार हो गया। इस तरह का कोई फैक्ट है कि अगर उसको आप रिबट ना भी करें, उसका खंडन ना भी करें तो आरोप साबित नहीं होगा। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो उसको बेसलेस बना देती है। यानी कि आपके जितने भी फैक्ट्स हैं वो बेसलेस हैं, कोई एविडेंस इस तरह का नहीं आया है, सबके सब निराधार हैं। अब बेचारे इसको क्यों परेशान करें, इसलिए इस स्टेज में इसको हम डिस्चार्ज कर देंगे। यहां तक समझ गया? कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी। देखिए उसकी लाइनिंग क्या लिखी हुई है 239 की। मजिस्ट्रेट को क्या प्रतीत हो रहा है? ग्राउंडलेस कब होता है? नहीं, चार्ज तो हम प्रूव करेंगे। जो हाँ, प्रोसिक्यूशन जो आप फैक्ट प्रूव कर रहा है उससे वो चार्जेस नहीं प्रूव हो सकती जो आपने सजेस्ट किया है, तो भी ग्राउंडलेस हो गया। या अगर हमने इसको रिबट ना भी किया तो भी इसको रिबट करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई नहीं बनता है, तो ये ग्राउंडलेस है। तो वैसे स्थिति में हम इसको एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। फिर से सतर्क रहकर डिस्चार्ज की बात किए हैं, एक्विटल नहीं किए हैं, डिस्चार्ज किए हैं। हमने कहा था लास्ट क्लास में भी डिस्चार्ज में और एक्विटल में फर्क है। चलिए, दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि नहीं ग्राउंड है? दो ही बातें हो सकती है ना। तो ग्राउंड है तो क्या करेंगे? तो चार्ज फ्रेम करेंगे। तो 240 में हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। और आप जानते हैं चार्ज कैसे फ्रेम किया जाता है, उसके पर्टिकुलर्स क्या क्या हैं वो हम लोग देख चुके हैं 211 में। यानी इसमें वो चार्ज भी आ जाएगा जो प्रीवियस कन्विक्शन का है, वो सब के सब चार्ज फ्रेम करेंगे। और चार्ज फ्रेम करने के बाद हम क्या करेंगे? नहीं, उसको समझाएंगे ना सामने वाले को। हाँ, उसको बोलेंगे कि आपके ऊपर ये चार्ज है, हम उसको चार्ज को पढ़ के सुनाएंगे, उसको समझाएंगे और उससे पूछेंगे कि क्या तुम अपना ये अपराध स्वीकार करते हो या विचारण का दावा करते हो। ये दो चीज़ें होंगी, क्योंकि जैसे ही चार्ज फ्रेम कर दिया किस स्टेज में आ गया मामला? आप ट्रायल स्टेज में आ गया। तो अब इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो इसी वक्त ये अपना गिल्ट स्वीकार कर ले या विचारण का दावा करे। तो अब अगर ये अपने इस फ्रेम किए गए चार्ज को स्वीकार कर लेता है, एडमिट कर लेता है, गिल्ट फीलिंग मतलब गिल्ट जो भी है, क्या करेगा ये मजिस्ट्रेट? अब मजिस्ट्रेट के ऊपर डिस्कशन है कि वो चाहे तो इस आधार पे इसको कॉन्विक्ट कर दे या फिर न भी करे। अच्छा, कोई व्यक्ति ये कहता है कि
कि हाँ मैंने उसकी हत्या की बट अपने सेल्फ डिफेंस में की। ये क्या है? आपके ऊपर चार्ज है कि आपने किसी व्यक्ति की हत्या की है, उसने कहा हाँ की है बट सेल्फ डिफेंस में की है। ये गिल्ट एडमिशन है, सॉरी कॉन्फेशन है, क्या है? एक्सप्लोरेटरी कैसे है? ये तो कह रहा है कि हमारे, हाँ आपके ऊपर चार्जेस क्या थे मर्डर का? आपके ऊपर ऑप्शन क्या है अभी 340 से पहले 341 में पी गिल्टी करने का? आपने क्या किया? आपने ये स्टेटमेंट दिया कि हमने मारा है बट हमने सेल्फ डिफेंस में मारा है। वो इशू नहीं है, आपके पास दो ही ऑप्शन है ना कि गिल्ट जैसे वो अपना स्वीकार कर लेता है तो डिस्कशन पावर क्या इस्तेमाल करेंगे, या तो इसको कन्विक्ट करेंगे या फिर इसका ट्रायल करेंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कन्विक्ट करेंगे या ट्रायल करेंगे? क्यों? गिल्ट फीलिंग नहीं थी ये गिल्ट कन्फेशन नहीं है ये। देखिए इससे निष्कर्ष ये निकला कि जब तक वो पूरी तरह से अपराध को नहीं स्वीकार करता है हम उसके इस एडमिशन को गिल्ट फीलिंग नहीं मानेंगे। अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट देता है तो ये स्टेटमेंट उसका वो नहीं है, गिल्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हम इसके आधार पे इसको इस स्टेज में कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। देन हमारे ऊपर अब ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि लग रहा है कि इसने एडमिट कर लिया बट ये एक्चुअली एडमिट नहीं है। तो वैसे एक तरह से ये क्या कह रहा है कि हम नहीं मारना चाह रहे थे। दूसरा तरीका यही हुआ ना कि मारना तो नहीं चाह रहे थे बट मजबूरी इतनी हो गई कि हमको मारना पड़ा, तो एक तरह से उस अपराध को स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ इस तरह का अगर स्टेटमेंट आता है जिसमें इस तरह की बातें हों, जिसमें वो सेल्फ डिफेंस का कोई बात ले रहा हो, तो वैसी स्थिति में फिर हम इस स्टेटमेंट के आधार पर इसको कन्विक्ट नहीं करेंगे 241 के स्टेज में। जब 241 के स्टेज में स्टेटमेंट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज क्या थी इसमें इंपॉर्टेंट चीज कि इसके इस स्टेटमेंट को एज इट इज जिस भाषा में वो कर रहा है हम उसको लिखेंगे, क्योंकि लिखना है ना जिस भाषा में कर रहे हैं। मतलब तमिल में बोलेगा तो तमिल में लिखना है। मतलब आपको क्या लगता है बिहार में आके कोई तमिल मर्डर नहीं कर सकता है? तो नहीं, वो जहां तक संभव हो उसमें लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की यहाँ बात थोड़ी हुई है, लैंग्वेज कोर्ट की यहाँ की बात नहीं हो रही है। तो जिस वक्त हम लोग 164 देख रहे थे कॉन्फ्रेंस, वहां बात हो रही थी, ठीक है। यानी कि अब स्थिति क्या बन गई, चार्ज फ्रेम हुआ, उससे पूछा गया, उसने उस चीज को स्वीकार भी कर सकता नहीं मना। तो इस स्थिति क्या बनेगी 242 में? कब अभियोजन का साक्ष्य लेंगे? नहीं, बीच में क्या हुआ? टू 241 में स्थिति हो सकती है कि वो कोई भी स्टेटमेंट न दे या स्वीकार न करे, या फिर ऐसी स्थिति हो जाए कि स्वीकार करे जैसे, और उसके बावजूद मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट न करे। जब ये स्थिति बन जाती है तो अब क्या है कि वो किसको कहेगा कि अपना एविडेंस प्रस्तुत करो? प्रोसिक्यूशन को, क्योंकि कहानी तो वही शुरू कर रहा है शुरू से, क्योंकि मामला कौन सा है, स्टेट लड़ रही है ना। तो प्रोसिक्यूशन को कहेगा कि अपने साक्ष्य को प्रस्तुत कीजिए, जो भी एविडेंस है। तो वो तो पहले प्रस्तुत कर दिया है ना, प्रोसिक्यूशन और क्या कर सकता था? हाँ, तो वो क्या चीज़ था? आफ्टर FIR आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस रिपोर्ट 161, वो सब चीज़ तो प्रस्तुत कर रहा है वो। अब क्या बच गया इसके पास प्रस्तुत करने को? विटनेसेस। 161 का बयान लिया था जिन लोगों से, आप समझ रहे हैं ना, क्या उनको अक्षरशः लिखना था? संक्षेप में लिखना था। दूसरी चीज़, उस पर तो सिग्नेचर भी नहीं करना था। 162 मना कर रहा था कि आप सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो आप विटनेस प्रस्तुत कीजिए, जो लोग जानते हैं फैक्ट्स उनको। जब भी विटनेस प्रस्तुत करने की बात आएगी इसको, तो कहेगा कि उनको समन कीजिए,
ये तो कोर्ट में मौजूद नहीं है। तो बोले एक लिस्ट बताइए किसको किसको बुलाना चाहते हैं। तो वो बताएगा और जितने को बताएगा उन सबको इसको समन करना है और बुलाना है कोर्ट को, क्योंकि प्रोसिक्यूशन है ना। तो आपको क्या लगता है अगर उसने कहा कि 500 लोग हैं तो 500 को बुलाया जाए? एक विटनेस को हमने जज किया, दूसरे विटनेस को जज किया, सब एक ही तरह की, एक ही मतलब रट्टू तोता की तरह बुक के जा रहे हैं सर। मजिस्ट्रेट के पास क्या, उसको अपना समय फालतू में मिला हुआ है, कोर्ट माने बाकी और कोई काम नहीं है उसको। आप लोग भगवान की पूजा करते हैं तो कितनी बार भगवान को याद करते हैं? नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। 3 times एवरी डे। और जैसे कुछ कहते हैं ना, राम 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 जपो, जो लोग भी जपते हैं, तो लोग क्या करते हैं? अच्छा मान लीजिए भगवान सुनते होंगे थोड़ी देर के लिए तो एक बार राम बोले तो राम चौके हाँ बोलो तो फिर आप तो उनकी बात सुने नहीं, आप तो फिर सुन राम 2 बार 3 बार, कितनी बार बाद वो इरिटेट हो जाएंगे ये बताइए आपको। उसके बाद, उससे पहले इरिटेट नहीं होंगे हम ये बात नहीं कर रहे। हाँ, वो 108 माला की बात करता है, उसके पीछे रीजन है कि 9 का जो अंक होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो 108 चलेगा तो भी 9 आएगा, 9 का टेबल पढ़िए, सबको पढ़ता है, सबको ऐड करता है, सब 9 आएगा। इस वजह से उस डिजिट का इंपॉर्टेंस है। इसलिए नवरात्रा में 9 दिन पूजा होता है, 9 देवी हैं, कुछ चीज़ें साइंटिफिक है, इस वजह से होता है। तो हम ये कह रहे थे कि इसी आधार पे एक वो पंडित जी थे, उनका एक लड़का था जो ग्रामर बहुत जानता था हिंदी का। तो बोला कि पापा आप रोज राम 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 करते रहते हैं कि भाई रामो काहे नहीं बोल देते हैं तो जितने भी मतलब आप बोलना मैंने पुलिंग जो आपका बहुवचन है, एक ही बार में सब राम आ जाएंगे। तो ये अपना अपना तरीका है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब वो एक बार सारे गवाह 500 में सब रट्टू तोता की तरह बके जा रहे हैं, तो कब जाके हम मान लें कि इसका सबको लेना जरूरी है? यहाँ मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। हालांकि ये प्रोविजन है कि वो सभी विटनेसेस को समन करेगा और बुलाएगा, लेकिन तब उसको अगर ये लगता है कि नहीं ये विलंब करने के लिए है, तंग करने के लिए है, फेलियर ऑफ जस्टिस के लिए है, तब ऐसी स्थिति में अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल इस चीज को मैंडेटरी नहीं मानकर चलेगा कि उसको बुलाना ही बुलाना है। आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्या होगा इससे बुला के। ये पूछ सकता है मजिस्ट्रेट, जिसको बुलाना चाहते हैं उससे क्या साबित करना चाहते हैं आप। जब 142 हो गया तो इस वक्त जो बैठा हुआ है एक्यूज्ड, जिसको भी बुलाया जा रहा है विटनेस के तौर पे, वो चाहे तो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। यहां 2 बातें हैं, क्योंकि विटनेस को आपने बुलाया है तो वही कहेंगे जो इसकी बात आप करें एग्जामिनेशन इन चीफ। तो क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा? डिफेंस। तो डिफेंस को 2 बातें होनी चाहिए, एक तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है, दूसरा उसको इस बात का मौका मिला हो कि हमें क्रॉस एग्जामिनेशन करने दिया जाए। क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास इस वक्त डिस्क्रिशनरी पावर है इस चीज़ का कि वो चाहे तो किसी भी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन रोक सकता है, किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन किसी और व्यक्ति के एग्जामिनेशन हो जाने के बाद कर सकता है। ये सब उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। उसका कारण है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ विटनेसेस हों जिसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, तो पहले वो निकल के आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिएगा। तो इसके कंसर्न ही कि मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशनरी पावर है, तो चाहे तो वो किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन कुछ देर के लिए रोकते, किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद फिर किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउ करे, फिर किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए फिर से बुला ले। ये सब के सब उस वक्त इसका डिस्क्रिशन है मजिस्ट्रेट का। ठीक है, जब इसका सब हो गया, जो सारे विटनेसेस आ गए, अब क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन का विटनेस करता नेचुरली क्या करेगा? डिफेंस का। तो 243
डिफेंस विटनेस। अब ये डिफेंस विटनेस क्या करेगा? इसने पहले तब तक किसी विटनेस को बुलाया नहीं है। अधिक से अधिक इसने क्या किया है? लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया है। अब ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया है और कुछ विटनेसेस को बुलाना चाहता है जो इसके बेगुनाही पे प्रकाश डाल सकते हैं। वैसे स्थिति में कोर्ट से परमिशन मांगेगा कि इन लोगों को समन कीजिए और बुलाइए। एक्यूज्ड है ना, क्या मान के चले? इनोसेंट तो मान के चलेंगे। इसकी हरकतें क्या है? दो बातें हो सकती है। फिर वही बात, अगर ये तंग करने का आशय है इसका, मान लीजिए किसी ऐसे विटनेस का नाम रख दे, बोले कि राष्ट्रपति को बुलाया जाए, वो जानते हैं अच्छी तरह से, अब क्या किया जाए? बुला लिया जाए। मतलब हम जा रहे थे काफिले में, राष्ट्रपति साहब एक नजर देखे थे, उस वक्त हम कुछ नहीं करता, पूछ सकते हैं उनसे, पर्सनली जानते हैं वो हमको, साथ साथ प्रैक्टिस करते थे हम लोग। कोविंद सर तो पहले प्रैक्टिस करते थे ना। तो नहीं, अगर कोर्ट को यह प्रतीत होता है कि तंग करने का है, विलंब करना चाहता है, या जस्टिस का फेलियर का इंटेंशन है, वैसे स्थिति में अलाउ नहीं करेंगे। पहली स्थिति। दूसरी, जिन व्यक्तियों को इसको मौका मिला था इस वक्त जब प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रस्तुत कर रहा था, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, और इसने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया। मौका मिला था, आपने नहीं किया। अब कोर्ट के ऊपर डिस्कशन है कि उस विटनेस को बुलाए और कसम करे या न करे। इसके सिर्फ लिख देने से हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उस वक्त आपने क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया। और जितने लोग हो, मतलब हो सकता है कुछ का क्रॉस एग्जामिनेशन किया हो, कुछ का न किया हो, उसके कंसर्न। और क्या स्थिति बन सकती है कि आप जिन विटनेसेस को बुलाना चाह रहे हैं, अगर उसका कुछ प्रोसेस फी है समन के कंसर्निंग, तो आप पहले जमा कर लीजिए। इससे क्यों नहीं मांगा था प्रोसिक्यूशन से प्रोसेस फी? क्योंकि स्टेट खुद लड़ रही है। स्टेट लड़ रही है ना। एफआईआर जब लॉन्च कर देते हैं, उस वक्त कंप्लेनेंट आप थोड़ी रहते हैं, अब स्टेट हो जाती है, तो इससे मांग रहा है। लेकिन कोर्ट का डिस्कशन है, चाहे तो वो कोर्ट भी माफ कर दे। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति फंस गया है, उसके पास नहीं है पैसा, तो वैसे स्थिति में ऐसा कर, क्योंकि रूल्स बना हुआ है कोर्ट फी एक्ट 1870, जिसमें सेक्शन 20 के तहत हाई कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या प्रोसेस फी होगा। उसी में ये भी है कि कोर्ट चाहे तो वो उसको माफ कर सकती है अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो। जब ये हो गया, अपना इसने सारे विटनेसेस को बुला लिया, तो हमारे पास अब क्या क्या आ गया? प्रोसिक्यूशन विटनेस, डिफेंस विटनेस। अब क्या बचता है? अब बचता है कि हम बहस करें, तो यहां से सीधे 248। अब तो यही स्थिति बनेगी ना कि या तो ये दोष मुक्त होगा या दोष सिद्ध होगा। यहां जिस वक्त ये चार्ज फ्रेम कर रहा था मजिस्ट्रेट यहां थोड़ा अलर्ट होता है, क्योंकि जिस तरीके का मामला आया है उसके पास, उसको 2 चीजें 3 चीजें देखनी होती है चार्ज फ्रेम करने से पहले। चार्ज फ्रेम कब कर रहा है, याद करके बताइए। नहीं, सिर्फ उसके वजह से थोड़ी चार्ज फ्रेम कर रहा है। हाँ, यस, जब काउंट बनता है इस तरह का, जब उसको लगता है प्रिजम्पशन इस तरह का है कि इस व्यक्ति ने कुछ इस तरह का ऑफेंस किया हो, प्रिजम्पशन है, तो अपने आप को देखिए किस किस चीज से सेटिस्फाइड करना है उसको। पहला
कि ये चैप्टर 19 के तहत उसका ट्रायल कर सकता है कि नहीं। चैप्टर 19 में क्या हो रहा है? वारंट मामलों का विचारण हो रहा है। फर्स्ट इसको किस चीज़ को देखना है चार्ज फ्रेम करने से पहले? वारंट मामलों का विचारण करने के लिए वो कैपेबल है कि नहीं। दूसरा, वो जो मामला है क्या उसके लिए वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं। इन सभी चीज़ों का सवाल हम लोग जवाब ढूंढेंगे अभी। देखिए इसको पढ़िए जरा, जहाँ चार्ज फ्रेम हो रहा है 240 को, वहाँ जो दंड देना है उसको, तीसरी चीज, क्या वह उसको देने के लिए कैपेबल है कि नहीं। ये तीन चीजों से अपने आप को सेटिस्फाइड करना है उसको, तब चार्ज फ्रेम करेगा। पहली स्थिति क्या है? चैप्टर 19 के तहत क्या देख रहे हैं? इसका मतलब क्या है? चैप्टर 19 हम लोग क्या देख रहे हैं? वारंट मामला, यानी वारंट मामले का विचारण करेगा तभी इस स्थिति में जाकर उसको करेगा। अगर सामने मामला हुआ तो अभी तो इसके पास है ना, सामने मामला कहाँ होगा? दो बातें होंगी ना, इसलिए पहले वह किस चीज से सेटिस्फाइड करे अपने आप को कि वारंट मामले का विचारण वो कर सकता है कि नहीं। तो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि समन मामला होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा ये? चूंकि हम लोग देखे नहीं है अभी, जिस वक्त सेक्शन 259 देखिएगा आप, जहां 6 महीने से अधिक का पनिशमेंट हो तो समन मामले को वारंट मामले की तरह ट्रीट किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को यह पावर है कि वो समन मामले को वारंट मामले में बदल सकता है। तो ये प्रॉब्लम तो उसके पास रहा नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा प्रॉब्लम क्या था इसके पास कि ये कॉम्पिटेंट है या नहीं। किस स्टेज में इसको पता चला कि कॉम्पिटेंट है कि नहीं? ये ट्रायल के समय इसको पता चल रहा है कि कॉम्पिटेंट है कि नहीं। बिफोर कॉग्निजेंस भी एक वक्त आया था जिस वक्त उसको पता चला था कि हम कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं। वो कौन सा सेक्शन था? वो था 201। देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। ये सब 240 के बगल में लिखते चले जाएगा आप लोग। जब बिफोर कॉग्निजेंस उसको ये पता चलता है कि वो संज्ञान नहीं ले सकता है तो मजिस्ट्रेट क्या करता था? अगर रिटन में है तो इंडोर्स करके कॉम्पिटेंट कोर्ट जाने के लिए कर सकता था, और अगर ओरल है तो कहता था भाई साहब बाहर का रास्ते देखिए, नहीं उसको बता देता था ये कहाँ जाना है। ये तो इस स्थिति में है। अब जब इस स्थिति में पहुंचा है, जब ये कॉग्निजेंस ले चुका है, उसके बाद इसको जांच और विचारण के दौरान ये पता चलता है कि कॉम्पिटेंट नहीं, देन वो क्या करेगा? देन हमारे काम आएगा सेक्शन 322। जब मजिस्ट्रेट खुद उसका ट्रायल नहीं कर सकता या कमिट नहीं कर सकता है, एक स्थिति हुई, या उसको समझता है कि कोई दूसरा मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल या कमिट कर सकता है, या तीसरी सीजीएम ही इसका ट्रायल कर सकते हैं। अगर ये सीन बन गया तो ये क्या करेगा? मामला भेज देगा उसको इस स्टेज में। किसको? जो कोर्ट या तो ट्रायल कर सकता है या कमिट कर सकता है, या फिर सीजीएम को, जैसी भी स्थिति हो। 322 इसको ऑथराइज करता है कि मामला इस स्टेज में आप उठा के वहां भेज दीजिए, और जब यहाँ वहां मामला जाएगा तो जिसमें स्टेट के पास या सीजीएम के पास, वो फिर से जैसे भी स्थिति होगी, जिस स्टेज में होगी, वहां से वो चाहे तो वो फिर से साक्ष्यों की परीक्षा ले सकता है,
या फिर ऐसा समझा जाएगा कि जहाँ से वो स्टार्ट करना चाहे वो कर सकता है। ये 2 स्टेज तो अपने आप को सेटिस्फाइड किया। तीसरा क्या था, क्या वो उस मामले में पर्याप्त दंड दे सकता है कि नहीं। तो आप जानते हैं फर्स्ट क्लास में स्टेट कितना, वेरी गुड, ये सब आपको याद रखना है। कहाँ है प्रोविजन, कहाँ है, हाँ 28 में सेशन कोर्ट के कंसर्न और हाई कोर्ट। तो अगर इसको लगता है कि मामला ऐसा है बट पनिशमेंट हम नहीं दे सकते हैं इससे सफिशिएंट, वैसे स्थिति में ये क्या करेगा, इसके तब हमारे काम आएगा 325। तो मामला सीजीएम को भेज देगा। वहाँ देखिए दोनों मजिस्ट्रेट हैं, एक मजिस्ट्रेट वो है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, बट वो समझता है कि मामला ऐसा है जिसमें हम सफिशिएंट इसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, सेंटेंस नहीं कर सकते हैं, वैसे स्थिति में वो मामला सीजीएम को दे देगा। दूसरी स्थिति है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 106 के तहत कहा है, तो वैसे स्थिति में फिर मामला चला जाएगा सीजीएम के पास। इन दोनों कंडीशन में सीजीएम के पास चला जाएगा, क्योंकि सीजीएम को कितना पावर है, 7 ईयर, तो 300 से तो हो गया ना डबल। तो ये इसके पास विकल्प है, जब इन सब चीज़ों से सेटिस्फाइड हो लेता है, इस स्टेज में हो या अब इस स्टेज में हो। 248 की प्रोविजन में हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला जब दोनों आ गया, प्रोसिक्यूशन विटनेस एंड डिफेंस विटनेस दोनों बहस करेंगे, और बहस कैसे करेंगे, 314 का जो प्रोविजन है, मौखिक बहस चलेगी या फिर मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट देगा। जब एक देगा तो दूसरे की कॉपी तुरंत देनी होगी, ये सब चीजें चलेंगी। बहस हो गई, बहस होने के बाद किस कंक्लूजन में पहुंचेंगे, या तो एक्विटल होगा या फिर कॉन्विक्ट होगा। एक्विटल हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं, बस थोड़े देर समझ लीजिए, कोई बात नहीं। कॉन्विक्ट हुआ अगर, तो हम किस चीज पे तय करेंगे, क्या देखते हैं, लास्ट क्लास में लोग क्या डिस्कस किए थे, 360 फर्स्ट ऑफेंडर है अगर, और वो क्राइटेरिया फुलफिल करना है, 21 साल से ऊपर 21 साल से नीचे, वो चारों कंडीशन, वो सब चीजों को देखते हुए, तो या तो हम इसको प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ दें या फिर डांट फटकार के छोड़ दें, ये स्थिति होगी। फर्स्ट ऑफेंडर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे पता चलेगा फर्स्ट ऑफेंडर नहीं है, यस 211 का जो साथ हमने लगाया था अब यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि दोस्तों जब आप प्रीवियस कॉन्विक्शन का चार्ज लगाते हैं तो इसको तब तक इसको बारे में उस पर बहस नहीं होगी जब तक ये कॉन्विक्ट नहीं हो जाता है। जब ये कॉन्विक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका पर्पस क्या था कि हम इस व्यक्ति को इन्हांस्ड पनिशमेंट दें, इस वजह से ना। और आप देखे होंगे अगर 75 तो इसमें क्या था, आजीवन कारावास तक दे सकते हैं उठा के, ये भी है। तो इन्हांस पनिशमेंट के लिए हमको पहले प्रूव करना होगा कि इसने प्रीवियस कन्विक्शन था। प्रीवियस कन्विक्शन कहां से प्रूव करते थे, हाँ हाँ सेक्शन बताइए, 298 बोलिए नहीं, प्रीवियस कन्विक्शन एक्विटल, हम लोग दोनों का जो मोड था प्रूव करने का वो वही था। इस स्थिति में हम दो चीजों को देखेंगे, एक तो ये कि क्या जो हम पनिशमेंट या सेंटेंस देना चाह रहे हैं ये इसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं। अगर सफिशिएंट नहीं रहा तो 325 के तहत हम सीजीएम को भेज देंगे। फर्स्ट ऑफेंडर रहा तो 360 का प्रोविजन इस्तेमाल करेंगे, और इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो भी एविडेंस के तौर पे आई है, तब ऐसे के लिए हम इसको सेंटेंस पे सुनने के लिए एक डेट तय करेंगे। सेंटेंस पे सुनना मैंडेटरी है ना, तो हम इसको सेंटेंस पे सुनेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसको पनिश करेंगे। ये हो गई। यहां तक क्लियर है।
हमने कहा था कि अगर एक्विट हो गया और डिस्चार्ज हो गया, इन दोनों कंडीशन में वो जो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट में चार्ज आपने लगाया था, कोर्ट से नहीं डिस्चार्ज हुआ है, कोर्ट से नहीं क्विट हुआ था। जिस वक्त आप चार्ज लगा रहे थे उस व्यक्ति को तो आपने परेशान कर दिया, तो अब भरिए कंपनसेशन। तो ये प्रोविजन साथ साथ लागू हो जाएगा 250। और ये जो 250 का प्रोविजन है ये आपको समन मामले में भी लागू होगा और वारंट मामलों में भी लागू होगा। 250 का लास्ट देखिए क्या लिखता है, वो 8 है या 9 है, क्या है वो? दोनों में लागू होगा। तो इसको और एक्सटेंड कर दीजिए, जब ये दोनों में लागू होगा तो क्या ये सेशन ट्रायल में भी लागू होगा? लागू होगा। और जब हम डिफेमेशन का बात कर रहे थे तो वहां तो था ही, वहां तो हमने उसको दिया था। अब वहां के क्वांटम में खाली फर्क है, वहां हमने सिर्फ उसको मैक्सिमम 1000 रुपया दिया था। यहाँ के क्वांटम में फर्क यह है कि मजिस्ट्रेट जितना फाइन करने के लिए इम्पोज्ड ऑथराइज्ड है उतना तक का वो फाइन इम्पोज कर सकता है। मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हुआ तो 10,000, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हुआ 5,000। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए, घबराइए नहीं। ये किस चीज पे लगेगा कि आधार नहीं था या फिर अपर्याप्त आधार पे इसको फंसाया गया है? बेस क्या है आपके पास इस वक्त? आपके पास चूंकि ये सब पे लागू हो रहा है ना, 250 का प्रोविजन सब पे लागू हो रहा है, तो आपके पास कंप्लेंट है। नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट तो वो देगा ना, अब तो वो बरी हो गया, वो एक्विट हो गया या फिर क्या कहते हैं डिस्चार्ज हो गया, उन्मोचित हो गया, यही दो स्थिति है ना। तो आपके पास जिस आधार पे आप लगाए थे, आप क्या करने गए थे? एक आपने एफआईआर लॉन्च किया था, तो आप इन्फॉर्मेंट थे। हम कैसे समझें कि इस वक्त आपके पास पर्याप्त आधार नहीं था और ग्राउंडलेस आधार पे आपने इसको फंसा दिया? ये हो सकता है क्योंकि हमने क्या कहा था कि कंप्लेंट या एफआईआर लॉन्च करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम ही चाहे, कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकता है। तो किसी ने कहीं से सुन लिया, उसने बता दिया पुलिस को लॉन्च करना है ना, या कंप्लेंट तो लॉन्च करना ही कर ही सकता है। तो एक तो ये होता है कि किसी थर्ड पर्सन से आपने सुना, तो हम इस वक्त ये देखेंगे कि थर्ड पर्सन से सुन के आप कितना रीजनेबली अपना माइंड अप्लाई किए। अगर ये लगता है कि नहीं आपने गलत किया था, मॉडिफाइड इंटेंशन था, इस तरह की कोई बातें थी, तो वैसे स्थिति में हम आपसे पूछेंगे कि क्यों ना आपको जो भी अमाउंट है उसके लिए आपको आदेश दिया जाए। कितना अमाउंट? हाँ, जिसके लिए कोर्ट का मतलब जिसके कोर्ट में है ये मामला, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के है या सीजेएम के पास है, जिनके पास भी है ये मामला, वो अगर बताएंगे कि क्यों ना पूछा जाए, सीधे सीधे हम उस पर नहीं आदेश कर देंगे। तो वो कोई कारण बताएगा। कौन कारण बताएगा? इन्फॉर्मेंट या कॉम्प्लेनेंट? उस पर हम विचार करेंगे। अगर ये लगता है कि उसका कारण जेन्युइन नहीं है तो हम उसको आदेश दे देंगे। क्या चीज का आदेश देंगे? फाइन करने का। और साथ साथ आदेश में भी लिख देंगे कि अगर आपने नहीं दिया तो जेल की सजा हो जाएगी, जो मैक्सिमम 30 दिनों से अधिक की नहीं होगी। मतलब इसमें हम पनिशमेंट पे क्या दे रहे हैं? सिंपल इम्प्रिजमेंट दे रहे हैं। जब भी जुर्माना होता है, फाइन इम्पोज करते हैं तो सिंपल इम्प्रिजमेंट ही देते हैं, उसके लिए कठोर कारावास नहीं देते हैं। जबकि कठोर कारावास किसमें था? जो जुर्माना और पनिशमेंट दोनों देते हैं, तो वैसे स्थिति में हम कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सिर्फ जुर्माना है, तो वैसे यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सिंपल जुर्माना दे रहे हैं, लेकिन साथ में एक चीज और बताइए हमको,
जिस वक्त हम 68 की चर्चा कर रहे थे, 67 की चर्चा कर रहे थे, वहां हमने क्या कहा था? 50 रुपया हो, 100 रुपया हो या 100 से ऊपर हो, यही न था? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ये स्थिति थी। यहां क्या कह रहा है? 30 दिन से अधिक नहीं। ये अंतर है, यहां आप लोग अलर्ट रहिएगा। और इसने क्या कहा कि प्रोविजन लागू हो जाएंगे 68 एंड 69 के। किसके? आईपीसी, अगर नहीं दे पाया तो। यानी कि जैसे ही वो जुर्माना दे देता है उसको जेल से रिहा कर देंगे, 68 कहता है। और जुर्माना जिस अमाउंट में देता है उस अमाउंट से हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कब कब कितना देगा तो कितना दिन और रहेगा, तो उसके कंसर्निंग 69 ये सब लागू हो जाएगा। अब यहाँ अलर्ट हो जाइए, जिस वक्त वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने उसको फाइन इम्पोज किया 100 रुपया से अधिक। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है? 5,000 रुपया। यहाँ कितना इम्पोज कर दिया? 100 से अधिक। तो इसको अपील का राइट आ जाता है, फाइन के अगेंस्ट में, सेंटेंस के अगेंस्ट में। अपील कहाँ करेगा? जो भी इसका सुपीरियर कोर्ट है जहां अपील होती है उसकी कंसर्निंग वहां अपील करेगा। कितने अमाउंट तक के लिए अपेलेबल है आपको यही समझना है। अपील का राइट बनता है इसका जब अपील 100 रुपये से अधिक हो और किसके द्वारा दी गई है, यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अगर 100 रुपये से अधिक फाइन करता है तो अपील में नहीं जा सकता है। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट 100 रुपये से कम फाइन करता है तो भी नहीं जा सकता है। ठीक है, और बात वही है फिर कि ये कब देगा अपील की, सॉरी ये फाइन की अमाउंट, वही ठीक है जब अपील का टाइम खत्म हो जाए या उसको वो स्थिति हो जाए। और जहाँ अपील जैसी कोई चीज़ ना हो, जहाँ अपील नहीं हो सकती है वहाँ 30 दिन, हाँ तुरंत नहीं, 30 दिन ना, 30 दिन बाद। यहाँ तक क्लियर है? तो जब लिखना आएगा आपको तो आप क्या क्या लिखेंगे? अगर दोनों नहीं लिखने के लिए आता है, आपसे पूछा जाएगा कोई एक, मान लीजिए अगर पूछ लिया गया कि पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित मामलों में विचारण की मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, किसके सेक्शन को लिखेंगे, कहाँ कहाँ छोड़ेंगे? 250, 249 बीच में छुटा हुआ है, वो किसके कंसर्निंग है? ऑप्शंस ऑफ कॉम्प्लेनेंट। आइए देखते हैं उसको। तो इसका बी है, क्या क्या है? पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामला। और इसके तहत क्या क्या आएगा? फर्स्ट कंप्लेंट, दूसरा इंफॉर्मेशन, और तीसरा मजिस्ट्रेट द्वारा, जो भी मजिस्ट्रेट का है। ये भी इन्फॉर्म ही हो रहा है। और फोर्थ 237। इन सभी जगहों में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो कि कंप्लेंट के आधार पे है, ये लागू हो जाएगा। अपनी लास्ट सेक्शन कहाँ छोड़ा था? 243, तो 244 टू 250।
हमारा फोकस इस पे रहेगा क्योंकि बाकी सब घूम के ही आ जाएगा। कैसे, उसको समझ लीजिए। इंफॉर्मेशन अदर देन पुलिस किसको मिला? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट का सेल्फ इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को ही मिला। अब मजिस्ट्रेट तो नहीं बनेंगे क्योंकि हमने क्या कहा था 191 पर आते वक्त कोई आपत्ति कर देता है तो सीधे ट्रांसफर कर देंगे। तब ये क्या करेंगे? तो ये कॉम्प्लेनेंट हैं तो इनकी परीक्षा करवा दें। कॉम्प्लेनेंट के साथ एग्जामिनेशन होता है ना। अब देखिए जरा 200 और देखिए वहां किसकी एग्जामिनेशन जरूरी नहीं थी। अगर उसने रिटर्न में दिया है और किसके द्वारा रिटर्न में दिया गया है, पब्लिक सर्वेंट या स्टेट के द्वारा, तो वैसी स्थिति में इनकी एग्जामिनेशन नहीं है जरूरी। यानी फर्स्ट स्टेज से ये माफ हो गए, एग्जामिनेशन इनका नहीं होगा। ये कर क्या रहे हैं? रिटर्न में देंगे। रिटर्न में देंगे तो ये क्या ट्रीट हो जाएगा? ये कॉम्प्लेंट। ये क्या कर रहा था? पीपी रिटर्न कंप्लेंट कर रहा था। फिर ये कहां चला जाएगा? कंप्लेंट। तो हमारा सारा फोकस कंप्लेंट पे। और पीपी क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिटर्न में दे रहा है, इसके भी एग्जामिनेशन नहीं होगी। पब्लिक सर्वेंट है ना। आइए अब समझिए कि मामला पहुंचा कैसे यहां और यहां से कहां तक पहुंचा। क्योंकि जिस वक्त हम लोग 244 स्टार्ट करेंगे वहां देखिए सीधे किसका विटनेस ले रहा है? प्रोसिक्यूशन का विटनेस ले रहा है। यानी प्रोसिक्यूशन के विटनेस से पहले किस स्टेज में थे हम लोग? हमने कहा था ना क्वेश्चन की कंसर्निंग कि जब उसको लिखिएगा तो उसको भी जो बात में आगे पढ़ाएंगे उसको ऐड कर लीजिएगा। वो ये मामला फर्स्ट टाइम आपने कंप्लेंट फाइल किया मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। आपके कंप्लेंट पे मजिस्ट्रेट क्या एक्शन लेता था? या तो 156 ठीक के तहत ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज था, या फिर 202 के तहत ये उससे आपको क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करवाता था, या आफ्टर कॉग्निजेंस स्टेज से। कॉग्निजेंस लेने के बाद उसको अगर ये समझ में आ जाता था कि मामला निराधार है, बेसलेस है इनका स्टेज पे, तो वो क्या करता था 203 में वो कंप्लेंट डिसमिस कर देता था। कंप्लेंट जो आपका है वो डिसमिस कर देता था। 203 में किस निष्कर्ष पे पहुंचा था वो? चार्ज नहीं बन रहा है, और जब बन जाता था तो क्या करता था? तब वो कॉग्निजेंस ले चुका है। ये 203 में तो आप जब वो इंक्वायरी कर रहा है उस स्टेज की बात हो रही है, कॉग्निजेंस ले चुका है वो। तभी तो देखिए ना 202 में कर रहा है ना वो, उसकी इंक्वायरी वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। बिफोर कॉग्निजेंस उसको 156 दिखा था, और 156 के तहत जब मामला बन के आएगा तो ये क्या बन के आएगा? ये पुलिस रिपोर्ट बन के आएगी। यानी कंप्लेंट फिर कन्वर्ट हो गई पुलिस रिपोर्ट में। लेकिन तब यह है कि इस वक्त मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले या कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले। और फिर याद कीजिए हमने 210 भी चर्चा की थी, जिसमें एक ही मामलों में दोनों चीजें चल रही थी। वैसे स्थिति में क्या हो रहा था सीन? और पुलिस रिपोर्ट का वेट किया जा रहा था, और पुलिस रिपोर्ट आ जाने पे
हाँ मैटर नहीं, एक्यूज्ड अगर दोनों में सेम है तो, एक्यूज्ड अगर दोनों में सेम है तो पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित मामलों के अनुसार प्रक्रिया करता था। ये सब बिल्कुल याद रखिएगा दिमाग में। वहाँ फिर वो कंप्लेंट के आधार पे नहीं करता था, और अगर नहीं है तो फिर कंप्लेंट स्टार्ट कर देता था वो जहाँ से उसने छोड़ा था। ठीक है, यहाँ बन गया कि इसमें कोई आधार नहीं बनता है तो इसने डिसमिस कर दिया। आधार बन गया तो 204 के तहत प्रोसेसेस इशू करता था, यानी 204 में इसने प्रोसेसेस इशू किया। और प्रोसेसेस इशू करने के पीछे कंडीशन क्या था कि जब तक कॉम्प्लेनेंट अपने सभी साक्ष्यों का लिस्ट नहीं दे देता तब तक हम कॉम्प्लेंट मतलब प्रोसेसेस इशू नहीं करेंगे। देखिए 204 का 2, तब तक कोई आदेशिका नहीं जारी की जाएगी जब तक कि साक्ष्यों की पूरी सूची न दे दी गई हो। ठीक है, देखिए ध्यान से धीरे धीरे चीजों समझिएगा, नहीं तो वो सब एक ही साथ मिक्सअप कर जाएगा। हाँ हम नहीं, सच कह रहे हैं आपको। और फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर वो मतलब उसको अपने अपने कंपार्टमेंट में डालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो आप लोग जो भी रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत है। आप कोई हम कुछ अदरवाइज नहीं कहें, आपकी मजबूरी हम समझते हैं। देखिए अब क्या हो बन रहा है, यहां से समझिए इस चीज को। ये 204 में प्रोसेसेस कब इशू कर रहा है? दो बातें हैं। पहली बात कि उसको लगता है कि फर्दर कार्रवाई करने का कोई आधार है, फर्दर कार्रवाई करने का। फिर वही स्थिति होगी, ये नहीं कि उस पर उसको कन्विक्ट किया जा सकता है कि नहीं, ये हम नहीं देखेंगे। फर्दर कार्रवाई करने का कोई आधार है कि नहीं, लेकिन तब कब, जब आप पूरी लिस्ट आप दे देंगे तब हम उसको प्रोसेसेस इशू करेंगे। प्रोसेस इशू किए, वो व्यक्ति कहाँ आएगा? जब प्रोसेस इशू कर रहे हैं तो उसको बुला रहे हैं ना, कोर्ट आएगा। कोर्ट आएगा तो इसके पास क्या होगा? इसके पास 208 के तहत जो डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए थी उसमें 207 मिला है ना। 208 में देखिए किस चीज के डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, और उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए क्या क्या है वहां। बोलिए क्या क्या है वहां। सेक्शन रिकॉर्डेड अंडर 200 जिस वक्त उसका एग्जामिनेशन हुआ था, और 202। इस बीच अगर 164 हो गया हो तो वो भी 161 कब होगा? कंफ्यूज नहीं हुई है? 161 करने का पावर किसको है? पुलिस को। वो किस कंडीशन में होगा? हमने क्या कहा था, यहां भेज देता है अगर, या यहां भेज देता है तो रिकॉर्ड करके भेजेगा ना। तो ऐसी स्थिति में 161 का अगर उसके पास है, ये सभी चीजें यहाँ मौजूद हैं, किसको दे देना है? एक्यूज्ड को देना है ना। और अगर बहुत विशालकाय रिकॉर्ड हो तो उसको या फिर उसके प्रेडर को हम ऑथराइज कर देंगे कि आप जाके वहां देख लीजिए। यानी जिस वक्त अभियुक्त पहुंचा है इसके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, 208 में उसको मिल चुका है। इसलिए वो बोला सीधे, जब यहाँ आ गया तो 244 में सीधे हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोसिक्यूशन विटनेस की। तो मतलब अभियोजन कौन करेगा यहाँ? प्रोसिक्यूशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ प्रोसिक्यूशन कौन है? कॉम्प्लेनेंट है ना। स्टेट अब कहाँ से आया? वो तो एफआईआर में आता था। तो यहाँ 301 को याद रखिएगा क्योंकि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कंसर्निंग बात कर रहा था। तो जिस वक्त हम वहाँ जहाँ स्टेट लड़ती है वहाँ एडवोकेट रखते हैं अगर, तो वो तो हमारे किसी काम का होता ही है, नहीं होता है। आफ्टर एविडेंस वो आर्गुमेंट देगा ना, तो वो देता था, इतना ही उसके पास पावर थी। कंप्लेनेंट ने अगर एडवोकेट रखा है
तो अब ये प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करवा रहे हैं। कंप्लेंट के मामले में हम नहीं कहेंगे कि सबको किसी न किसी लफड़े में पढ़ना चाहिए, बट जानकारी तो चाहिए नहीं। कोर्ट वगैरह में आप लोग जो मोट कोर्ट वगैरह करते होंगे, आप लोग के सिलेबस में है ना, वहाँ इस चीज़ को बताया गया था ना कि कैसे कोर्ट का कंडक्शन। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बताया जाएगा भी तो यही चीज़ बताई जाएगी जो प्रोसेस है। तो इसके पास 244 में अब ये प्रोसिक्यूशन को बोल रहा है कि अपना विटनेस प्रस्तुत कीजिए सीधे, क्योंकि किस स्टेज से गुजरा है ये भी है। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। एक स्टेज ये बनी थी कि जब उस पर कोई आधार नहीं बन रहा था, तो हमने इसको डिसमिस कर दिया। डिसमिस का इफेक्ट यही होगा कि हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया। आधार नहीं बना तभी तो डिसमिस किया। तो एक स्टेज है कि हाँ हमने इसको डिसमिस किया। और 250 कब लागू होता है? जब हम उसको एक्विट करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, 250 लागू हो जाता है। देखिए वहीं लिखा हुआ है 250 में। 250 का फर्स्ट देखिए, मजिस्ट्रेट ने क्या किया है उसको, यानी जैसे ही प्लेन डिसमिस हुआ 250 का प्ले ले लेंगे। इसमें एक चीज़ और भी है, आपके सिर्फ इस कॉम्पेंसेटिंग अमाउंट से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हमारे पास 211, 182 अभी भी है। हम सिविल वाद भी ला सकते हैं, सिविल सूट भी ला सकते हैं अपनी डिफेमेशन के कंसर्निंग, फॉल्स इम्प्रिजमेंट के और जिस स्टेज में भी हम गुजरे हों, टॉर्ट के कंसर्निंग, उन सब के कंसर्निंग। और उसके अमाउंट को खाली इतना ही करते हैं कि जो अमाउंट यहाँ ग्रांट हुआ है उसमें एडजस्ट कर देते हैं, बट आप बाकी चीज़ों से बच नहीं गए हैं। सेम चीज़ वहाँ भी था जब डिफेमेशन हो रही थी, राष्ट्रपति राज्यपाल उनको, लेकिन वहाँ एग्जाम्पशन था। वहाँ हम किन दोनों लोगों को उससे पकड़ रहे थे? यस, मिनिस्टर ऑफ पॉलिटिज्म, बाकी लोगों को हम नहीं छू रहे थे। यहाँ की स्थिति क्या बन गई? जिस वक्त इसको हम डिसमिस किए 250 का इसके पास ले लेगा, उसके बावजूद अगर लगता है कि नहीं मामला बनता है तो प्रोसेस इशू किया इसने, प्रोसेस इशू किया, एक्यूज्ड उपस्थित हो गया, हिलाया गया। दोनों स्थिति समझ लीजिए। उपस्थित कब होगा? जब वो बेल पे है, और लाया जाएगा जब अरेस्ट है, जब जेल से। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जेल में है तो जेल अधिकारी को इसकी सूचना देंगे कि पर्टिकुलर डेट पे इसको लेके आइए, और नहीं अगर वो बेल पे है तो उसको समन करेंगे कि पर्टिकुलर डेट पे यहाँ आइए। ये आ गया। ये अभी तक जो आया है इसके पास डॉक्यूमेंट्स में यही सब चीज़ें हैं, साक्षी अभी भी इसके पास नहीं है। तो ये क्या करेगा? अपने विटनेसेस को बुलाएगा। इससे पहले जो आपकी इंक्वायरी स्टेज में जो इंक्वायरी कर रहा था उसके कंसर्निंग आप जिन लोगों के एग्जामिनेशन किए थे, उसके लिए आपको तो हमने क्रॉस करने के लिए इजाज़त दी नहीं थी। उस वक्त तो आपका राइट ही नहीं बनता था। लेकिन इसको तो जानकारी नहीं थी ना कि मेरे अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट है, तो कैसे आ सकता था? तो उस वक्त तक तो वो क्रॉस नहीं कर सकता था। लेकिन अब यहाँ जिस वक्त हम प्रोसिक्यूशन को बुला रहे हैं और उसने विटनेसेस को कह रहे हैं, इस स्थिति में ये फिर से 313 स्टार्ट कर सकता है। 313 का मतलब उससे मतलब एक्यूज्ड है, उससे पूछा जा सकता है जो भी साक्ष्य उसके अगेंस्ट में आए हैं कि इसके बारे में आप क्या स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है वो भी दे सकता है, और जिन जिन साक्ष्यों को बुलाना चाहता है उसके कंसर्निंग बोलेगा कि हमें उसके लिए आप समन इशू कर दीजिए। कोर्ट उसके कंसर्निंग समन इशू करेगा और उसका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। 245 यहाँ क्या कर रहा है? आपका हम बात सुन लिए, 313 देख लिए, और उसके बाद हमें लगा कि मामला ग्राउंडलेस है। ग्राउंडलेस फिर समझ गए आप? ग्राउंडलेस कब होता है? जो आपने चार्ज लगाया है, क्योंकि यहाँ चार्ज कौन लगा रहा है? पुलिस नहीं लगा रही है।
प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेनेंट वो चार्ज लगा रहा है, और जो फैक्ट आप साबित कर रहे हैं उससे चार्ज नहीं प्रूफ हो रहा है, जो फैक्ट आप प्रस्तुत कर रहे हैं ग्राउंडलेस से, तो हम एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देंगे। फिर 250 यहां भी लागू हो जाएगा। डिस्चार्ज हो गया ना, यहां भी लागू हो जाएगा। और अगर डिस्चार्ज नहीं किए, दो बातें बनेगी ना। अगर मान लीजिए ऐसा है कि उस एक्यूज्ड को ग्राउंड ऐसा है जिसमें प्रिजम्पशन है कि इसने किया होगा कोई अपराध, तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे? अब तो कुछ समझने जैसी चीज नहीं है, बस समझिए कि जब उसका खत्म हो गया तब इसको क्या कहेंगे? बोलेंगे कि विटनेस बुलाओ। विटनेस बुलाने के लिए इसके कंसर्निंग हम इसको क्या कहेंगे? समन इश्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले तो चार्ज लगाएंगे ना, चार्ज नहीं लगाएंगे तो इसको चार्ज लगाएंगे, चार्ज लगाएंगे तो इसको पढ़ के सुनाएंगे, फिर पूछेंगे इससे। वही स्थिति है सब। 246 में वो सारा चीज को कंपाइल कर दिया उसने। उससे फिर हम पूछेंगे कि तुम क्रिएट करते हो या फिर, और वो स्थिति फिर वही है कि उसके उस स्टेटमेंट को देखेंगे कि क्या ऐसी स्थिति बन रही है, और वैसी स्थिति के बाद उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे कि उसको कन्विक्ट करना है या फिर उसका ट्रायल करना है। इस स्टेज पे हम उसको कन्विक्ट कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कन्विक्शन नहीं है सर, कन्विक्शन कर भी सकते हैं, बट वो वही प्रूडेंस आपका काम आएगा कि कैसे स्थिति बन रही है। और फिर उसके बाद अगर वो नहीं कुछ कहता है या फिर इनकार करता है या फिर उसके गिल्ट स्टेटमेंट के बावजूद आप उसको कन्विक्ट नहीं करते हैं, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि अपना विटनेस प्रस्तुत करो। विटनेस प्रस्तुत करेगा तो क्या स्थिति बनेगी? निश्चित रूप से जिन साक्ष्यों की वो परीक्षा कर चुका है, क्रॉस एग्जामिनेशन करिए, उसको हम तो इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा है कि जो बाकी साक्षी बचे हुए हैं, जैसे जैसे इसका एग्जामिनेशन हो गया, जिनका वो कर लिया, उन साक्षियों के मतलब डिस्चार्ज कर दो, उसको दोबारा नहीं बुलाएंगे। क्योंकि किस लिए दोबारा बुलाएं? एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, अब कोई नया प्रश्न उठेगा तब ना फिर एग्जामिनेशन होगा। नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति नहीं हुआ तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे, उसको वापस तंग नहीं करेंगे बुलाने के लिए। उसने कहा कि अगर शेष साक्षी कोई बच गए, ये शेष साक्षी कौन है? ये शेष साक्षी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, भी किसकी बात हो रही है? ये प्रोसिक्यूशन विटनेस की बात हो रही है। मतलब कॉम्प्लेनेंट ने जिनको अभी तक बुला नहीं पाया या फिर जिनको नोटिस दी गई थी, मतलब समन इशू हुआ था, वो आ नहीं पाए, उन साक्षियों की बात हो रही है। तो उनका एग्जामिनेशन करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और उनको डिस्चार्ज कर देंगे। और उसके बाद यहां कॉम्प्लेनेंट का एग्जामिनेशन समाप्त हो जाएगा, मतलब सॉरी, उसका जो भी उसकी प्रक्रिया है उसके कंसर्निंग। तो नेक्स्ट कौन बचता है फिर? डिफेंस। और डिफेंस के लिए 47 यहां जब डिफेंस का हेलो, हम 1 घंटे बाद रिंग करते हैं आपको, क्लास चल रही है अभी। डिफेंस सॉरी हाँ, डिफेंस मतलब एक्यूज्ड व्यक्ति वो अपना डिफेंस देगा और उसमें वही प्रक्रिया लागू होगी। प्रक्रिया में क्या लागू होगी? 243 में क्या था? जिन लोगों का इसने क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। जिन लोगों को यह बुलाना चाहता है उनमें हम ये देखेंगे कि तंग करने वाला है, विलम्ब करने वाला है, या जस्टिस को फेलियर करने की इंटेंशन है इसका। और फिर जो समन के लिए जो फीस है, उस फीस की कंसर्निंग तो आप जानेंगे, चाहे तो कोर्ट उसको माफ़ कर सकता है। और जब 147 हो गया तो दोनों का विटनेसेस समाप्त हो गया। तब क्या होगा जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं 248 में? अब आर्गुमेंट होगा। आर्गुमेंट के कंसर्निंग सेक्शन 314 ना, 314। और उसके बाद
फिर सारी स्थिति अगर आर्गुमेंट होने के बाद हम क्या करें, किस निष्कर्ष से पहुंचेंगे? दो ही बात होगी ना, या तो उसका एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। अगर एक्विटल हुआ फिर 250, कन्विक्शन हुआ तो फिर हम उस चीज को देखेंगे कि 325 देने की स्थिति में है, 360 देने की स्थिति में है। अगर इन सभी से नहीं बना तो फिर हम देखेंगे, तो उसके बाद फिर 325 भी देख लेंगे उस स्थिति में कि वो क्या, अगर हम नहीं दे सकते हैं तो उसको फिर फर्दर भेज देंगे। और जब इन सब के बाद एक चीज और देखेंगे और वो है प्रीवियस कन्विक्शन, और उसके साथ कंडीशन क्या है, प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज तब तक उसको पढ़ के नहीं सुनाएंगे, क्योंकि हर चार्ज को उसको पढ़ के सुनाना और समझाना होता है। तो प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज तो अर्ली स्टेज में ही लगा हुआ था, लेकिन हम इसको इस स्टेज में जिस वक्त एक कन्विक्ट हो चुका है उस वक्त सुनाएंगे। और जिससे पूछेंगे तो ये हो सकता है इनकार करे, इनकार करेगा तो फिर 298 है हमारे पास कि इसको किस तरह से प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो फिर इन्हांस्ड पनिशमेंट दे देंगे। इन्हांस्ड पनिशमेंट की कंसर्निंग हमारा लगता है कि हमारा लिमिट क्रॉस कर गया तो 325 है, ये कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कंक्लूजन हो गया। एक स्थिति बनती है 249 की। उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। एक स्थिति यहां बनी थी 203 में, जब उसको लगा था कि कोई मामला नहीं बनता है, और फिर बाद में उसको लगता है इस स्थिति में डिस्चार्ज जिस वक्त कर रहा है वो, जब कोई मामला नहीं बनता है। मजिस्ट्रेट को दो स्थिति में लगता है कि कोई मामला नहीं बनता है, तो फिर आगे प्रोसीडिंग क्यों कर रहा था? इस सवाल को दूसरे तरीके से समझिए। जिस वक्त 204 के तहत प्रोसेस इशू कर रहा है, उसको क्या लगता है? मामला बनता है। अब बाद में डिस्चार्ज इस वक्त कर रहा है, उसको लगता है कि मामला नहीं बन रहा है। तो क्या स्थिति बनती है? क्यों ऐसा लगा उसको? प्रोसेस इशू करने वक्त उसको लगा था कि मामला बनता है। आगे एविडेंस कहाँ अलाउ किए हैं? देखिए, इसका मतलब सही कह रही हैं ये, जिस वक्त अभी तक का जो हमारे पास रिकॉर्ड में जो चीजें थी उससे मामला लग रहा था बन रहा है, लेकिन बाद में जिस वक्त उसका 313 करने लगे, क्योंकि 313 उसके तो कर नहीं रहे थे, और उसने फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया 294 के तहत, हमें लगा कि मामला नहीं बन रहा है। तो वैसे स्थिति में यानी कि कुछ एडिशनल एविडेंस हमको लेना था, तब हमको लगेगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होएगा कि एक जगह उसको लग रहा था तो उसने प्रोसेस इशू कर दिया, और दूसरी जगह लगा तो फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया। जिस वक्त उसके पास जितना मटेरियल था उसके अकॉर्डिंगली उसको लगा था कि मामला नहीं बन रहा है। बाद में जिस वक्त 313 हुआ, जिस वक्त उसने अपना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किया, उसके बाद उसको लगा कि नहीं मामला नहीं बना, तो उसको फिर डिस्चार्ज कर दिया। ये स्थिति। दूसरा 249, में कहता है कि कब हम जिस तारीख को कंप्लेंट आपने फाइल किया, देखिए होता क्या है, जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो जनरल जो उसका ट्रेडिशन है, नेक्स्ट डे ही डेट मिलती है। जैसे आज 30 तारीख है, आज आपने कंप्लेंट फाइल किया और कल संडे अगर नहीं है तो 31 तारीख को आपको डेट मिल जाएगी कंप्लेनेंट का, एग्जाम्पशन ऑफ कंप्लेनेंट। क्योंकि उस वक्त क्या करते हैं, 200 में हम क्या करते हैं, परिवादी की परीक्षा करते हैं कंप्लेनेंट की। तो कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन की डेट पड़ी हुई है नेक्स्ट डे, उस तारीख को कंप्लेंट नहीं आता है। पहले समझ लीजिए 249 किसके संदर्भ में है। आपने कंप्लेंट फाइल किया तो नेक्स्ट डेट ही सुनवाई रहती है, डिफरेंट है कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन का। और 200 में क्या प्रक्रिया कहता है कि कंप्लेनेंट के साथ जितने भी विटनेसेस हैं सबका एग्जामिनेशन होगा। ये सभी चीजें हैं, और कंप्लेनेंट आया ही नहीं, तब क्या करें? तब हम देखेंगे कि मामला कैसा है।
मामला कैसा है मतलब? यस, कंपाउंडेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, इन दो चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। कंपाउंडेबल मतलब सबनी है, जिसका समन हो सकता है सेक्शन 320 में, और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल है अगर तो। क्योंकि कंप्लेंट आप किसके कंसर्निंग फाइल करते हैं? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, दोनों कंसर्निंग। तो वैसे स्थिति में अगर नॉन कॉग्निजेबल है और कंप्लेनेंट एब्सेंट है तो उसका कंप्लेंट डिसमिस कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए अब उसको। कंप्लेनेंट एब्सेंट है किस तारीख को? देखिए, बिफोर चार्ज की बात कर रहा है वो, चार्ज डिस्ट्रिक्ट तो अभी पहुंचा नहीं है। नेक्स्ट डे फिक्स फॉर द हियरिंग, मतलब नेक्स्ट डे ही पड़ता है जो ट्रेंड है, उस दिन आप नहीं पहुंचे। और कब तक नहीं पहुंचे? चार्ज होने से पहले तक, चार्ज फ्रेम होने के पहले तक। ये इतनी लंबी अवधि कैसे चली गई? चार्ज फ्रेम होने की स्थिति कैसे आ गई? कॉम्प्लेंट के जिस्ट को समझिए, आंसर मिल जाएगा। कॉम्प्लेंट कौन फाइल कर सकता है? कोई भी, कोई जरूरी नहीं है कि विक्टिम ही हो। और साथ में विटनेस किसको ले जा सकता है? तो आप कंप्लेंट नहीं किया, विटनेस पहुंच गया, तो ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि दोस्तों में किसकी परीक्षा ली जा रही है? कंप्लेनेंट की, और साथ साथ जो भी विटनेसेस मौजूद है उसकी। या फिर ऐसी स्थिति हो गई कि विटनेसेस, कंप्लेनेंट को समन तो जाना नहीं था क्योंकि उसको खुद ही किया है, उसको डेट पता होना चाहिए। आपने किया और कुछ विटनेस अभी नहीं आ रहे हैं, जैसे समन चली गई फिर भी वो आने की स्थिति में नहीं है। कई बार होता है कि सर्विस हो जाने के बावजूद उनके साथ कुछ घर में कोई सी बात हो गई, पर्टिकुलर इस तरह की कोई बात होगी जिसके तहत वो नहीं आ पाता, उसको बाद में एक्सक्यूज देगा कि किस कारण से हम नहीं आ पाए। तो ये तभी तक किया जा सकता है। पहली स्थिति ये कि ये चार्ज फ्रेम होने के पहले हम इसके कंप्लेंट को डिसमिस कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, ये मामला कंपाउंडेबल हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल हो। दोनों का होना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों होगा तभी करेंगे, दोनों में से कोई भी एक होगा। तो कारण आप जान रहे हैं, कंपाउंडेबल है, समझौता हो जाएगा, कर देंगे। नॉन कॉग्निजेबल है, बहुत सीरियस मामला नहीं है, इसका डिसमिस होने के बाद वो नया कंप्लेंट लेके आ सकता है। ये है ना, यहाँ थोड़ी रेसिप्रोकेटर लगेगा, क्योंकि अभी कहाँ कुछ हुआ है। रेसिप्रोकेटर के लिए, प्रिंसिपल रेसिप्रोकेटर के लिए भी तो जरूरी है ना, कॉम्पिटेंट कोर्ट का जजमेंट आ गया होता है, जजमेंट थोड़ी है डिसमिस करना। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट किसके कंसर्निंग? वारंट मामलों के कंसर्निंग मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।